और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर या सोल्यूशन प्रोवाइडर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अगर इनिशियली प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग, उसकी मॉनिटरिंग या एक रनिंग नेटवर्क को देखना, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जब आपको, जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट प्रीवियसली शेयर किया था जिसमें 40 to 45 एपीज डिप्लॉय किए गए थे, तो प्री डिप्लॉयमेंट आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बजट के ऊपर आपने देख के उस बजट के हवाले से आपने उसको सजेशंस देनी होती हैं। जो आईटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो बेसिकली कैरियर काउंसलर्स भी होते हैं। ठीक है। कैरियर काउंसलर से मुराद ये कैरियर किसी को गाइड करना, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसके साथ साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आप जितना मर्ज लेके जाते हैं हमेशा उससे ज़्यादा ही वो आपको बताता है और उससे ज़्यादा ही उसका इलाज करके उससे एक्स्ट्रा साथ टेस्ट वगैरह करना, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह, और एक बड़ा बजट बन जाता है ना। इसी तरह से आप भी आईटी वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि आपने अपनी अर्निंग को देखना होता है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइडिंग को देखना होता है, तो उस लिहाज से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के एक तो फंड्स बजट को देखना होता है और उस बजट के मुताबिक उसको सजेशंस देनी होती हैं कि जो सोल्यूशन उनको रिक्वायर्ड है, उनके, चूंकि वो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के, आपने उनको गाइड करना होता है, आपने उनकी काउंसलिंग करनी होती है। तो उनके बजट को और उनकी जो है ना, उनसे जब बात करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल का इनके पास आईटी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको उन्हें गाइड भी करना होता है। लेट्स सपोज एक आईपी स्कीम की एग्जांपल ले लें, सभी को आईपी एड्रेस का आइडिया है। वो कहते हैं हमें जी ये इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस से ये क्लास सी का, हमारे पास इतने यूजर्स हैं। फिर आप उनको बताएंगे कि नहीं, ये आईपी और इस मास्क के साथ आपके इतने यूजर सपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता होता ना कि किस नेटवर्क में कितने आईपीज और उनके साथ कितने होस्ट को सपोर्ट किया जाता है। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 1500 से 2000 यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको आप क्लास सी का एक आईपी एड्रेस क्लास सी के सबनेट मास्क के साथ डिप्लॉय कर देते हो, क्योंकि एक्सेस पॉइंट्स की वायरलेस की जब बात आती है तो सबसे पहले उन्होंने आईपी असाइन करने होते हैं एंड यूजर्स को। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस के साथ उनको जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कर लो। उसके बाद क्या होगा, उनके फर्स्ट 255 254 यूजर्स जब कनेक्ट होंगे, उसके बाद वो तमाम यूजर्स जो है ना, उनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी, उनको आईपी नहीं असाइन होगा, क्योंकि जो हमारे डिप्लॉयमेंट के मुताबिक हमारे गेटवे के अकॉर्डिंगली जो यूजर्स थे, वो सारे यूजर्स ऑलरेडी असाइंड हो चुके होंगे। तो उसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि आपने उनकी काउंसलिंग करनी होती है, नहीं यहाँ पर इस तरह से नहीं, ये आईपी हम डिप्लॉय करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा। इसी तरह से जो मैं अहम बात बता रहा था कि वायरलेस नेटवर्क से डिप्लॉयमेंट से पहले इनिशियल डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ हमें सर्वेज करना पड़ते हैं। सर्विस से बेनिफिट ये होता है कि चूंकि आप लोगों ने जब सीसीएनए के साथ आप सीसीएनए कर लेते हैं, तो आप लोग सीसीएनपी की कुछ क्लासेस हमारी होती हैं जिसमें हाई लेवल आर्किटेक्चर्स को भी स्टडी किया जाता है, जहाँ पर रैक्स की भी डिप्लॉयमेंट की जाती है और जहाँ पर हम लोग ये भी बताते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर किस तरह से ड्रा होगा। ठीक है। तो उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली फिर हमें उनको एक, जिस तरह से मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको एक आर्किटेक्चर दिखाया भी था, ठीक है, मैं वो उसको दोबारा से ओपन भी कर लेता हूँ आप लोगों की थोड़ी इजीनेस के लिए। जी, देखिए ये एक सॉल्यूशन था। अब इसमें इसका आर्किटेक्चर से क्या मुराद है कि ये जितने भी सिंबल्स थे, ये देखिए सिस्को एपी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए शो करवा रहे सिस्को एपी, यही एपी एक्सेस पॉइंट जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है, इसी की ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं 40 to 45 डिवाइसेस हमने वहां पर भी कॉन्फ़िगर की थी। लेकिन अब जो सर्वे से मैं बता रहा हूँ कि अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर किसी किस्म का सर्वे के बगैर ये डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। ठीक है, एक मैंने सिंपल, क्योंकि आपको देखने भी लग रहा होगा, लेकिन एरिया काफी था, ये एरिया की लेंथ बहुत ज्यादा थी, ऑफिस काफी ज्यादा बड़ी जो है ना, साइज में भी बड़े थे और इनके दरमियान में डिस्टेंसेस भी थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इट वाज इनफ। और ये ओपन एरिया था, 3 to 3.5 किलोमीटर टोटल ये इसकी रेंज थी। और इसको हमें ये एक्सेस पॉइंट्स डिप्लॉय करने का मकसद क्या था, इनको सेम एसएसआईडी और पासवर्ड पे रखा जाए, ताकि इस 3 किलोमीटर के रीजन में वो जो चाइनीज जो वर्कर्स थे वहां पर या फिर पाकिस्तानी वर्कर्स थे, उनको कहीं पर भी इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी ना हो। एक एक्सेस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी और उसकी रेंज से जैसे रिमूव हो, नेक्स्ट की उनको फ्रीक्वेंसी मिल जाए, ताकि ऑटो कनेक्शन होती रहे। ठीक है, ये पहला और बुनियादी मकसद था इस चीज़ का।
अब दूसरा जो मैं बता रहा था, ये तो एक आइडियल सिनेरियो आ गया जहां पर हम सर्वे के बगैर भी, मैंने आपको बताया, डिप्लॉयमेंट की है, हो तो गई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े जो कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बीइंग अ सोल्यूशन प्रोवाइडर उस ऑर्गेनाइजेशन के बजट को देखेंगे, उसके बाद आप वहां पर पहले एक एक्टिव सर्वे, पैसिव सर्वे करेंगे वहां पर। उस सर्वे के लिए मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल के इस दौर में इकाहू की बात हो रही है, वायरलेस सर्वे एज अ सर्विस। ठीक है, ये बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑब्वियसली आप अपना घर भी बनाते हैं तो उसकी भी सबसे पहले क्या होता है, और एक डिज़ाइन बनता है, वो पास आउट होता है, वो ऑटो कैड के अंदर वो नक्शा बनता है, वो गवर्नमेंट से या उस सोसाइटी से पास आउट होता है, उसके बाद फिर आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेम यही चीज़ उस, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो एंटरप्राइज जो है या वो जो भी बिल्डिंग है जहाँ पर आप ये डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो बैंक है कोई, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चाहे वो कोई और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी इसी तरह से उसका एक आर्किटेक्चर पहले से बना होगा, जहाँ पर उसके रूम्स, ठीक है, उसकी बालकनीज, उसके फ्लोर्स वगैरह कितने हैं, क्या क्या चीज़ें उस आर्किटेक्चर में पहले से मेंशन्ड होंगे। ठीक है, तो वो ऑटोकैड मैंने बताया था कि ये जो इकाहू की जो डिवाइस होती है, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है कि जो वो ऑटोकैड वो डायग्राम वो इनपुट के तौर पर ले लेते हैं, उसके साथ फिर हम उसको साथ कनेक्ट कर लेते हैं हर एक रूम के अकॉर्डिंगली, फिर हम मूव करते हैं, मूव करते जाते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन वो इकाहू चूंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है, आपको पता है कि इकाहू क्या था, पहले एक यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, सिंपल, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक रिसर्च इसके ऊपर हुई, और इसकी जब इससे पॉजिटिव फीडबैक मिला तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके बाद यूनिवर्सिटी बन गई, और अब ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर, ब्रांड के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है। 30 से 40 लाख की इसकी एक डिवाइस आती है, इसी एक्सेस पॉइंट के साइज की होती है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है, जब हम ये सारी जगहों पे मूव आउट कर लेते हैं, सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये आउटपुट हमें क्या देती है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की शक्ल में। ये हमें ये चीज बताता है बेसिकली कि यहाँ पर इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के किन किन रूम्स में कितने एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। बेनिफिट क्या हुआ कि हमें एक्स्ट्रा एक्सेस पॉइंट तुक्के के ऊपर नहीं लगाने पड़ेंगे कि यहाँ पर 2 लगा दो जी, यहाँ पर 3 लगा दो। एक जो है ना, बाकायदा प्री टेस्टेड मशीन के बताए गए मॉनिटरिंग के बाद हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट विल बी आल्सो अ गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड कि आप टेक्निकल काम कर रहे हैं, आप तुक्के पे काम नहीं कर रहे। इंजीनियर्स का काम भी यही होता है कि जो अथेंटिक हो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि आप, चूंकि ये एक्सेस पॉइंट्स किसके ऊपर काम करते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज अगर हमारे पास एक ही रूम के अंदर अगर एक एक्सेस पॉइंट की जरूरत है, हम 3 वहां पर लगा देते हैं, उसका नुकसान क्या होगा, मैश क्रिएट हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसीज आपस में टकराना स्टार्ट कर देंगी। आउटपुट के तौर पर क्या नुकसान होगा, आपके यूजर सपोर्ट नहीं मिलेगी, मैश क्रिएट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज का इशू होगा, डिसकनेक्टिविटी आएगी। ठीक है, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहला काम कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स के अकॉर्डिंगली आप जो है ना, उसको एक सर्वे, सबसे पहले उसको सर्वे का प्रपोजल दें, सर्वे का डॉक्यूमेंट शेयर करें। समझ गए बात को। जब सर्वे हो जाए उसके बाद याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे, रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर भी हमने जीरो से स्टार्ट करना है। तो आपको जस्ट एक इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होती है, एक वैन लिंक, फाइबर का लिंक आपके पास मौजूद होगा एक, वहां पर आप कोई भी लोड बैलेंसर लगा सकते हैं, माइक्रोटिक लगा सकते हैं, कोई भी एक गेटवे की पेरीमीटर राउटर लगा सकते हैं वहां पर। उसको लगाने के बाद आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि आगे तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर स्विचेस होंगे, कौन कौन से एक्सेस लेयर स्विचेस होंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस आपने डिप्लॉय करने हैं, कोर लेयर के स्विचेस, ये तीनों तरह के स्विचेस आपने लाजमी डिप्लॉयमेंट करने हैं। हर एक डिपार्टमेंट तक लैन की कनेक्टिविटी पहुंचानी है आपने। और अगर वहां पर वायरलेस कनेक्टिविटी, जैसे यहाँ पर वायरलेस कनेक्टिविटी P2P UBNT के जरिए हमने वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर दरमियान में सारा ग्राउंड्स और रोड्स और यानी कि इस तरह का इन्वायरमेंट था कि वो डिगिंग अलाउ नहीं थी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पर हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी, दरमियान में किसी तरह से डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने वायरलेस P2P की डिवाइसेस लगाई थी, एक सोर्स और एक एपी। ठीक है, एपी और स्टेशन, एक किसी भी एक जगह से इंटरनेट लेके दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये बेसिकली पहली दो चीजें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, ये काफी हद तक इन चीजों की बात हो गई है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। सर्वे के हवाले से हमने बता दी थी
इस सर्वे को सिंपली रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लानर कहते हैं। जो मैं कहा था कि ना इकाऊ की जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लानर टूल भी कहा जाता है, ताकि वो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके बताए कि इन फ्रीक्वेंसीज की यहाँ तक रेंज है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज की रेंज स्टार्ट हो जाएगी, इस एक्सेस पॉइंट को यहाँ पर डिप्लॉय करो, इसको यहाँ पर डिप्लॉय करो, यहाँ पर कितने ज़्यादा एक्सेस पॉइंट्स की ज़रूरत है। और इसके अलावा दरमियान में डिस्टर्बेंस होती है, जो ऐसी दरमियान में डार्क स्पॉट्स होते हैं। डार्क स्पॉट से मुराद ये होती है कि अगर उन डार्क स्पॉट्स की रेंज में अगर आप एक्सेस पॉइंट डिप्लॉय कर देते हो तो वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड ही नहीं करता, वो हमेशा डिस्टॉर्शन क्रिएट करता रहेगा। तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपका पूरा एक एक्सेस पॉइंट ही ज़ाया हो जाता है अगर उसको किसी डार्क स्पॉट में आपने डिप्लॉय कर दिया, हैंग कर दिया, माउंट कर दिया। वो वहां से फ्रीक्वेंसी क्यों कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको पता नजर नहीं आती, यहाँ पर और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि सारा सिस्टम ही वायरलेस का है, उसके ऊपर से गुजर रही हो सकती है, उसके नीचे से भी गुजर हो रही हो सकती है। तो इस तरह से अगर वहां से कोई ऐसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव्स गुजर रही हो तो वो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, और उन पॉइंट्स के ऊपर एक्सेस पॉइंट जो होते हैं वो नल स्टेट में चले जाते हैं, और वो आगे फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी खत्म हो जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इसके लिए फिर हमें प्री मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना इकाहू जो है ना वो यूज़ होता है। तो इकाहू के हवाले से यह है कि ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है वाईफाई नेटवर्क्स का डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के लिए। ठीक है, जब भी आप अपनी सीवी के अंदर भी इसको मेंशन करें कि आपको इकाहू के बारे में अच्छा नॉलेज है, और मैं डॉक्यूमेंट केवल वायरलेस का भी और इसके अलावा इकाहू का कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको आप लाजमी गो थ्रू करें, और उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। क्योंकि आजकल जब भी कोई जॉब्स वगैरह आती है ना आप लोगों के साथ जैसे शेयर भी की जाती है, तो वहाँ पर वायरलेस इंजीनियर भी मैंशनड होता है। और इकाहू की टेक्नोलॉजी ऐसी है ये वायरलेस सर्वेज की, कि जो अब हर ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रेफर कर रही है। स्पेशली अगर आप किसी डिप्लॉयमेंट वाली कंपनी में चले जाते हैं तो वो आपसे लाजमी रिक्वायर्ड कर रहे होंगे एक आने वाली टेक्नोलॉजीज, एक इकाहू के हवाले से और दूसरा एसडीएन की टेक्नोलॉजी के हवाले से। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन लाजमी अपने जो यूजर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि एसडीएन की टेक्नोलॉजी का लाजमी पता होना चाहिए। ये याद रखिएगा, जो कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट जो है वो सारी की सारी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रही है, और रिमोट सर्विसेज के जरिए ये दरमियान में सारे इंडिविजुअल राउटर स्विचेस इनकी प्रोग्रामिंग रिमूव करके इनको एक सेंट्रल कंट्रोलर के जरिए मैनेज किया जा रहा है। जैसे आपकी तमाम वेबसाइट्स और आपका तमाम तर अभी कंटेंट एक क्लाउड के अंदर जो है ना मैनेज किया जा रहा है। इस तरह से नेटवर्किंग को भी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से खत्म करके एक क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको बनाया जा रहा है। तो अभी एसडीएन के हवाले से हम लोग बात करेंगे, वो तो समथिंग एल्स, लेकिन ये दो टॉपिक्स जो है ना ये आजकल के ट्रेंड जो है ना उसमें हॉट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आप लाजमी फोकस करिएगा। तो ये है इको के हवाले से कि टूल्स जो है ना इंडस्ट्रीज वगैरह या वायरलेस कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरप्राइज इन्वायरमेंट, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी जगह जहाँ पर ये डिप्लॉय होती हैं। मेरे पास एक दो इसके हवाले से पूरा मेंशन्ड है कि किस तरह से एक स्कूल के अंदर बेसिकली एक रिसर्च पेपर है, उसमें ये मेंशन्ड है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक टीम गई, उसने किस तरह से वायरलेस सर्वे परफॉर्म किया, और करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, क्या बेनिफिट्स थे। तो वो तमाम तर चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो पेपर मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, फिर आप लोग उसको लाजमी गो थ्रू करिएगा, स्पेशली सभी को इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसीज के हवाले से बात की थी हम लोगों ने कि वायरलेस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं या वायरलेस की जब भी बात करते हैं, चाहे वो हम सर्वेज की बात करें, डिप्लॉयमेंट्स की बात करें, या वायर्ड के बगैर किसी भी तरह की जब कनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं इंटरनेट के अंदर, तो वो हम लोग आई ट्रिपल ई के 802.1 802.11 प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वायरलेस है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, और ये आई ट्रिपल ई के ऊपर जो है ना बनाया गया है, ये वहां से बेसिकली इसको ओरिजिनेट किया गया 1999 के अंदर। ठीक है, इसके आगे मुख्तलिफ हैं कि कौन सा कब हुआ, कौन सा कब हुआ, बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना ये एक्सेस पॉइंट जो आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसके हवाले से हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी, ये एक्सेस पॉइंट भी, और जो बाकी जब भी हम लोग इन एक्सेस पॉइंट्स को डिप्लॉय करते हैं, तो ये एक्सेस पॉइंट दो फ्रीक्वेंसीज, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं। इतनी पावर होती है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज के अंदर 40 यूजर्स को सपोर्ट करती हैं ये, यानी
एक 40 यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये इधर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर और 40 यूजर्स दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसी तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें कि ये जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिफरेंट अलग अलग यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अब जो 802.11 है ये वायरलेस स्टैंडर्ड है, 1999 के हैं, जो है ना। इसके ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, मेंशन्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब जो 802.11 ए है वो काम करता है 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ जो मैक्सिमम बैंडविड्थ 4 एम्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी कवरेज का डिस्टेंस, ये दो चीजें हमने ये याद रखनी है। ये जो दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ इसका मकसद ये है कि वायरलेस के ऊपर आपसे जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें इनकी फ्रीक्वेंसीज और इनकी रेंज, ये दो चीजें लाजिम पूछी जाएगी। बैंडविड्थ कितनी सपोर्ट करते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और उनकी रेंज कितनी है। ये दो चीजें सभी को पता होनी चाहिए। सिकंदर, आपने प्रीवियस लेक्चर सुना था? आप कह रहे थे आप ऑनलाइन ज्वाइन करोगे, आप मुझे नजर नहीं आए ऑनलाइन। अभी आज की बातें समझ आ रही हैं? प्रीवियस से लाजमी सुन के मुझे आउटपुट दीजिएगा उसकी, क्या समझ आया। ये हर एक लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर उसका प्री रिक्विजिट होता है। वो लेक्चर सुनेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। तो आप अपना मोमेंटम खराब ना किया करें। अगर आपको कोई काम है ठीक है, लेकिन आपके इसलिए डिफरेंट फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की हुई हैं। फिजिकल सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस है, जहाँ पे आप फेस टू फेस सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं, जहाँ पर आप घर से एफर्ट्स करके आते हैं और आपको उसका एहसास होता है। उसके बाद अगर चले कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी की, या जैसे कुछ हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज से लोग बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन प्रेफरेंस है। चलो ये दोनों काम नहीं हुए, क्लास के दौरान काम पड़ गया कुछ, तो बाद में वीडियो तो आपके पास पड़ी हुई है ना। इतना भी वो नहीं। और स्पेशली हमने इस कोर्स को डिजाइन और इसका मकसद ये था कि आपके सामने डेली प्रैक्टिकल काम होता है। गैप रखने का मकसद ही ये था कि यार उस दिन नहीं, अगर टाइम मिला नेक्स्ट डे काम कर लो। उससे नेक्स्ट डे पूरा दिन होता है शाम को यहाँ पे आने से पहले। समझ ले 2 दिन का गैप होता है आपकी क्लास का। उस दौरान में आप 1 घंटे के लेक्चर तो सुन लिया करें ना एटलीस्ट। अगर फिजिकल भी नहीं ज्वाइन कर सकते, ऑनलाइन भी नहीं आ सकते लाइव क्लास में, रिकॉर्डिंग तो सुन लेना एटलीस्ट। तो 5 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे हम लोग कि इनकी जो बैंडविड्थ का रेट है वो 54 Mbps है। कवरेज डिस्टेंस जो है वो 55 मीटर है। और ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर काम करता है। जबकि जो 802.11b प्रोटोकॉल है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए है। और इसका जो बैंडविड्थ रेट है वो 11 Mbps है। और ये 110 मीटर। यहाँ पर इशू क्या है, 2.4 चूंकि ज़्यादा यूज़ होती है, कंपैटिबल है हमारी नॉर्मल डिवाइसेस के साथ भी। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो सपोर्ट करता है मैक्सिमम जो है वो 11 Mbps की कनेक्टिविटी को। ठीक है, चलें अभी फ़िलहाल आवाज़ से ही निज़ाम सुनाए, फिर जब तक लाइट आती है हम स्टे नहीं करते। ऑनलाइन भी लोग बैठे हैं। लाइट चली गई है यहाँ पर एक्चुअली। अच्छा, इसके बाद है 802.11b। 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है ये। लेकिन अच्छा, ये दो बात होगी, 802.11a और 802.11b। सिकंदर, 2.11a ये कितनी मेगाबिट्स की फ्रीक्वेंसी को और कितने बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, और इसकी रेंज क्या है, अभी हमने बात की है। वेल डन। और
802.11b 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। बैंडविड्थ इसकी 11 Mbps है और इसका जो डिस्टेंस है कवरेज का वो 110 मीटर है। ठीक है, ये मैंने एक इंटरव्यू बनाई हुई है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। जब आप लोगों का कोर्स कवर हो जाएगा तो वो टेम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो ज़्यादातर हम भी इंटरव्यूज लेते हुए ये जो 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 जिस जिस एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मेंशन्ड है और इसका प्रॉपर आंसर भी मौजूद है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख लिया करें। अपनी वर्डिंग में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल बी मोर अप्रिशिएटिव। उसके बाद है 802.11g। ठीक है, ये बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसीज की जो स्पेशल प्रायोरिटाइजेशन है, यानी एक डायरेक्ट सीक्वेंस रेड स्पेक्ट्रम है और एक ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों को मिक्स अप करके बनाया गया है। क्यों? बेनिफिट इसका यह है कि इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज किया जाए 2.4 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन और डिस्टेंस को भी इंक्रीज किया जाए। और उसके बाद 802.11 जो है ना, ये बेसिकली सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी और 5 गीगाहर्ट्ज को भी। और इसकी बैंडविड्थ भी इंप्रूव कर दी गई और इसका डिस्टेंस भी इंप्रूव कर दिया गया और दोनों फ्रीक्वेंसीज को भी सपोर्ट किया गया इसने। ठीक है, सपोर्ट करता है। अब इसके बाद है 802.11x। ये नेक्स्ट जनरेशन है जिसके ऊपर आजकल रिसर्चेस जा रही हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, अपने अपने रिसर्च पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स वगैरह लिख रहे हैं और इसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि जीबीज के अंदर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर जीबीज में कनेक्टिविटी बैंडविड्थ को प्रोवाइड करेगा और हाई रेंज, अच्छी रेंज। ठीक है, और साथ एक अच्छी स्ट्रीम ऑफ इंटरनेट, स्ट्रीम ऑफ कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। ये मैं रखता हूँ आपके सामने, इसको नोट कर लें सर। ये तीन ऊपर वाली दो मैंने बता दी थी, 802.11n, AC और X। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का तो आप सभी को पता ही है ना, इससे पहले भी यूज कर रहे हैं। ये तीन जो है ना आप लिख लें अपनी अपनी वर्डिंग में जल्दी से, शाबाश सभी लोग लिख लें। अब बात करते हैं, जब वायरलेस मैश नेटवर्क्स क्रिएट हो जाता है जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज डिप्लॉयड होती हैं और वो मिक्स होती हैं, तो तीन जो है ना नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर। उन तीन चैनल्स के अंदर जो है ना यूजर्स को सपोर्ट देनी पड़ती है। लार्जर स्केल के अंदर तो ठीक है, लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, एक रूम के अंदर है, तो फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको फिर वायरलेस मैश नेटवर्क कहा जाता है। वायरलेस सेल्स टकराव होता है, कोलाइडिंग। ठीक है, जो है ना वो भी क्रिएट, ये सेट्स। अब यहाँ पर आप लोग वो देखें ना, हम लोग कहते होते हैं कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, यहाँ पर सेट्स आपके इंप्लीमेंट होते हैं, वहां पर यूनियन इंटरसेक्शन आप सभी पढ़ के आए हैं ना। तो जब इस तरह से
कंसेप्ट आ जाए कर रही हूँ, तो वो वेन डायग्राम आपने देखी होगी। तो इनके ये वेन डायग्राम की आपको देखने में लग रही है ना, वेन डायग्राम इसी तरह से बनाते थे। मैट्रिक तो सभी ने की हुई है ना, सेट फंक्शन सेट्स के हवाले से आपने पढ़ा था, ऐसा ही है ना। तो वहां पर क्या था कि जब कुछ डेटा ओवरलैप कर रहा होता है तो उसको कॉमनली एक दफा लिख लिया जाता है ना, और उसको इनके कॉमन पोर्शंस में लिख लिया जाता है। अगर अब ये वो पॉइंट है जहां पर इन सभी की ओवरलैपिंग हो रही होगी, ये वो पॉइंट है जहां पर इन दो स्पेसिफिक रेंजेस की एपीज की ओवरलैपिंग हो रही होगी, ये वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों की ओवरलैपिंग यूनिक चीजें होंगी, यूनिक नहीं कॉमन चीजें होंगी, यूनियन वाली। और इंटरसेक्शन जो होगा अलग अलग, वो इनकी अपनी रेंज में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग बनाने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर ये जो जितने भी चैनल्स हैं 1, 6, 11, ये जो भी चैनल्स हैं आपके, उनका उनके दरमियान में हम लोग इस तरह से पहले ओवरलैपिंग पॉइंट जो है ना उनको अलग कर देते हैं। हमने ये बेसिकली वायरलेस इनकी ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनकी जो बैक एंड पे एल्गोरिथम चल रहा होता है, ये कॉन्फ़िगर्ड होती हैं चीज़ें। आपको बताने का मकसद ये है कि आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सको, आप टेक्निकल आंसर दे सको, आपको ये काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे वो सीनियर क्लास वालों को मैं ई आई जी आर पी OSPF की कॉस्ट कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो आपने नहीं, वो बैक एंड पे एल्गोरिथम कर रहा होता है, आपने जस्ट नहीं होते कहीं पे नहीं होता, तब उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से ये चीजें भी इनका एल्गोरिथम इन एक्सेस पॉइंट्स के अंदर, ये जो फिर्मवेयर हम लोड करते हैं, इनका iOS लोड करते हैं, उसके अंदर ये तमाम फीचर्स पहले से होते हैं। बताने का पर्पज ये है कि आपको टेक्निकली चीजों का अंदाजा हो। ठीक है। के लिए कि आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लानर टूल की जरूरत पड़ती है वायरलेस साइट सर्वेज के लिए, और जिनकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है इकाहो, यहाँ पर और भी बहुत सारे मेंशनड हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन वायरलेस नेटवर्क्स को मेनली यूज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गेटवे के इंटर पोर्शंस के लिए। तो ये इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करके बस आगे चलते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जो लैन के स्विचेस होते हैं, आपके सामने ये देखें, टोपोलॉजी भी मैंने बनाई हुई है सिंपल, कि एक पीओई स्विच को मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, पीओई स्विच से मैंने इस एक्सेस पॉइंट को पावर दी हुई है और आपके सामने यहाँ ऑन है। ठीक है, उसके बाद इससे आगे हम जो है ना डायरेक्ट इसके अंदर चूंकि दो इंटरफेसेस होते हैं, एक इसका इथरनेट का इंटरफेस होता है और एक इसका कंसोल का इंटरफेस होता है, दो पोर्ट्स होती हैं। इथरनेट का इंटरफेस इसका यूटिलाइज हो गया स्विच से इसको पावर भी देने के लिए और डाटा भी देने के लिए, और दूसरा कंसोल के लिए तो जस्ट आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट होगी। तो इसको अब एक्सेस करना है तो हमें अपने सिस्टम से एक लैन कार्ड लगाना पड़ेगा स्विच के साथ, फिर इनको और अपने गेटवे को सेम नेटवर्क में लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे और कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा एक्सेस पॉइंट से लैन स्विचेस की बात करते हैं, तो ये एक्सेस पॉइंट्स भी उसी तरह से जिस तरह से आपके मोडेम्स या आपके स्विचेस जो हैं, डिवाइसेस जब उनके साथ कनेक्ट होती हैं तो उनके मैक जो है ना अपने पास स्टोर कर देते हैं, क्या मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर देते हैं। तो इसी तरह से ये डिवाइसेस भी मैक एड्रेसेस को स्टोर करते हैं और उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि कौन कौन से जो के साथ हैं वो सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेज यूटिलाइज नहीं कर सकती। मैक एड्रेस स्पेसिफिक मैक की बेस पे हमने किसी भी डिवाइस को अगर ब्लॉक करना है तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वायरलेस ब्रिजिंग के हवाले से। क्या याद है आपको वायरलेस ब्रिजिंग के? ने क्या बताया था, कोई एक्सप्लेन करे शाबाश। इसका मतलब हर लेक्चर दो दफा दिया करूं? जी आप बताएं। आपने मुझे मैसेज किया हुआ था आई थिंक। चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। सॉरी यार मैं थोड़ा बिजी था, वो देख नहीं सका मैं। एक बार दोबारा मुझे रिमाइंड करवा दी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया करें कुछ कुछ टाइम के बाद अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। ठीक है, अक्सर मैसेजेस मिस हो जाते हैं, वैसे हमारे के भी अक्सर मैसेजेस मिस हो जाते हैं।
हाँ जी हाँ एग्जैक्टली हाँ आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप कंफ्यूज थे पिछली क्लास में, अब आपको क्लियर हो गया कि P2P किधर यूज होगा और एक्सेस पॉइंट किधर यूज होगा, है ना? सिकंदर सुना है? रिपीट करो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई और रिपीट करे, शाबाश। आप समझ आ गए, इसका डिफरेंस कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ। अब वर्डिंग में लिखा करे ना इसको, इसलिए मैंने आपको कहा था मुश्किल होता है एकदम एक्सप्लेन करना, मुझे पता है मैं इसको समझ सकता हूँ। बंदे को अपनी समझ के लिए समझ आया होता है, लेकिन आगे एक्सप्लेन इलाबोरेट करना मुश्किल होता है। तो उसका सोल्यूशन मैंने बड़ा सिंपल आपको बताया हुआ, प्रैक्टिस करके देखें कि आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख लिया करें। आपको समझ आइए ये बात, P2P का क्या काम है वायरलेस के अंदर, और पॉइंट का क्या काम है। हाँ, और ये वायरलेसली हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर अभी तो मैं बात कर रहा था ना इस ऑर्गेनाइज वायरलेस की कनेक्टिविटी की, तो हम वीपीएन्स बना के ना, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट से भी, लोकेशन से भी हम लोग इन्हीं एक्सेस पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हमें पता है जरूरत क्या होती है, आप गेटवे तक की रीचेबिलिटी की। अगर आपके आईपी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गेटवे तक अमेरिका से बैठ के किसी को एक्सेसिबिलिटी मिल गई ना, उसके अंदर अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी और नहीं लगाई हुई, तो वो आगे आपके तमाम नेटवर्क में मूव कर सकता है। तो ये जो एक्सेस पॉइंट्स हमने एग्जांपल के तौर पर डिप्लॉय किए हैं ना, तो अब लेट्स सपोज इनकी कोई ट्रबल शूटिंग, या हमने चूंकि पोस्ट प्रोजेक्ट जो है ना सर्विसेज भी होती हैं 2 साल के लिए, कि अब दरमियान में इनके कोई इश्यूज आते हैं, बाज़ का थंडरस्टॉर्म की वजह से कोई पॉइंट जल जाए, कोई स्विच जल जाए। अभी जो उस दिन यहाँ से इसी प्रोजेक्ट से ही वो जो स्विच मैंने आपको दिखाया था वो आया हुआ था, उसका इशू यही था कि वो उसका आईओएस क्रैश कर गया था। ठीक है, तो वो अब ये पोस्ट डिप्लॉयमेंट सर्विस है, उसका आईओएस हमने रिन्यू करके उनको शेयर किया दोबारा। ठीक है, तो वो कहने का मकसद ये है कि हाँ, आईओएस मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया था ना कि आईओएस किस तरह से करना है, टीएफटीपी सर्वर के जरिए, उसकी क्लास मैंने करवाई थी, प्रीवियस क्लासेस में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो या फिर किसी को आईओएस जरूरत भी हुआ डिफरेंट स्विचेस का, तो वो भी आपको मिल जाएगा आप अपने डेटा कलेक्शन के लिए। आप अपने पास एक फोल्डर बनाते जाएं, ये कॉन्फ़िगरेशंस, ये चीज़ें सारी अपने पास स्टोर करते जाएं। अब एक क्लास में मजीद करवाऊंगा आपको, एक दो रिक्वायरमेंट है, वो एक काम कर रहे हैं, जैसे कासिम अब्बासी हैं, या वो अली खान है, उनका ये था कि ये कॉन्फ़िगरेशंस पुश किस तरह से की जाती हैं, स्क्रिप्टिंग किस तरह से की जाती है। ज़्यादातर जो रिमोट टीम होती है ना, वो बैठ के एक एक दफ़ा कमांड नहीं डालती, ये समझाना, ये एक एक कमांड करके करवाना, आपको मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। इसके बाद जब आप इंडस्ट्री में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइसेस के ऊपर सेम होती हैं, जस्ट आईपी चेंज करके हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन टीएफटीपी सर्वर में रख के एक साथ पुश कर सकते हैं। ये नहीं होता कि एक एक चीज, लेट्स सपोज 200 लाइंस की कमांड्स हैं, तो वो सारी एक एक कमांड्स नहीं डालनी पड़ती, वो हमें सारी की सारी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ये चीजें अभी चूंकि वायरलेस के अंदर भी इन कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप लेके हम लोग इन कॉन्फ़िगरेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं इस वजह से ये चीज़ आपको थोड़ी सी मजीद बता देता हूँ किस तरह से। अब ये कुछ फायरवॉल्स की हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस की थी, और हमारे साथ रिमोट लोकेशन में एक भाई बैठे हुए थे, उनको हम जस्ट आईपी स्कीम भेजते थे, वो ये एक्सेल फाइल हमें बना के शेयर कर देते थे। ठीक है, सही गलत टाइम पे लाइट चली गई। ये देखें, ये चाहे आप लोग किस तरह से देखेंगे, आप रिकॉर्डिंग में देखिए या लाइट आती है तो ये देखिए, ये वैन इंटरफेसेस, ये 14 नेट फायरवॉल 60F की कॉन्फ़िगरेशन है। लेट्स सपोज ये एक सक्कर की ब्रांच हमने लाहौर में बैठ के
की थी, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। इंग्लिश का ये 2 आईएसपीज हैं, वैन 1 और वैन 2, ठीक है। वैन 1 जो उन्होंने कनेक्टिविटी ली थी, ठीक है, दोनों अंडरले इनके नेटवर्क्स थे। उसके बाद इनके वीपीएन, पॉइंट टू पॉइंट मैनेजमेंट, बहरहाल ये देखें कितनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हैं जो हर एक फायरवॉल के ऊपर करनी थी। ये सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने हर एक फायरवॉल पे एक एक कमांड से नहीं की, बल्कि 3-4 दिनों के अंदर ही हमने शुरू में ये कॉन्फ़िगरेशन 2-3-4 फायरवॉल्स के ऊपर बनाते हुए इंप्लीमेंट करते हुए हमें टाइम लगा। उसके बाद सारी की सारी जो ये कॉन्फ़िगरेशंस थी, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट इनकी आईपी चेंज करके जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, उस पब्लिक आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली उनकी होस्ट नेम की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें हमने स्क्रिप्टिंग की थी। जस्ट ओएस अपग्रेड करना, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पुश करना। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, और आपको भी ज़्यादातर यही काम करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपके पास होगी, एक स्विच को लेट्स सपोज आपने 1 घंटा लगा के कॉन्फ़िगर किया, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस लेयर के ऊपर ही आपने एक और स्विच अगर कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको प्रीवियस स्विच की आप कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप लेके उसका जस्ट स्कीम चेंज करके आप उसको आगे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, या फिर उसके अलावा जितने भी और एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं उन पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये जो एक्सेस पॉइंट्स की एग्जांपल दी थी, ये भी जैसे इनमें आईपी चेंज करके हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशंस के लिए हम एक ही दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन करके सेम सेम, चूंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम ही इनके लेवल के ऊपर इनको डिप्लॉय किया गया था। सेम हम लोगों ने यूजर्स को फिजिबिलिटीज ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज लगाई थी। उसके अलावा सेम ही इनकी जो है ना ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज, इंक्रिप्शन टेक्निक, वीपीएन टनल्स, हर चीज़ जो है ना सेम ही तरह से थी। तो हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप लेके उसको डिफरेंट डिवाइसेस पे पुश किया था। तो ये बेसिकली ये चीज़ भी आप समझें, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि ये जो चीज़ें अभी मैं कमांड से बातें कर रहा हूँ तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मोटिवेशन ये है कि आपको जस्ट अच्छा नॉलेज होना चाहिए बैक एंड का। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। आप 1 महीना 2 महीने प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा होता है, 2 महीने 3 महीने? क्योंकि कोई नॉर्मल से नॉर्मल बंदा जिसको बेसिक सिंपल नॉलेज भी है ना नेटवर्क्स का, कनेक्टिविटी वगैरह, लेयर 2 का नॉलेज, लेयर 3 का नॉलेज, तो वो 3 महीने में, चूंकि जो 3 महीने में काम होता है वही चलता रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो वही चीजें बार बार रिपीट होती जाती हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना? जो आपने पहले महीने में सीखा अभी तक वही चल रहा है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन भी, हमारे साथ इंडस्ट्री वाले लोग मौजूद भी हैं, और मैं खुद डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा हूँ, मैं खुद आपको ये कर रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे और भी मौजूद हैं जिनको जो इस चीज़ का कह सकते हैं, इस चीज़ का सबूत दे सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है इस चीज़ के लिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस का, हर एक डिवाइस की इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। जी, मतलब आपने क्लास में बैठना है, आपको नजर नहीं आ रहा कितने मेच्योर स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये क्लास एंड तो नहीं हुई अभी? आज यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर सुबह से इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, कोई आई थिंक कोई लाइन शायद नहीं बिछा रहे हो, दैट्स वैसे यूजुअल में लाइट नहीं जाती यहाँ पर इस एरिया में। बैकअप भी जो था आई थिंक उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, इनका पेट्रोल खत्म हो गया जनरेटर से। चलें, बातें सुने फिर। वो मैंने कनेक्टिविटी तो पूरी बनाई थी, एक्सेस पॉइंट को लाइट आती है तो हम इसको एक्सेस करते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी। अब हम प्रैक्टिकल जो करने जाएंगे, उस प्रैक्टिकल का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि प्रैक्टिकल में आप लोग किस किस तरह से काम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको
आज एक मेरे पास 1-2 इनकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स पड़ी थी, उसके स्क्रीनशॉट्स, मैं वो चेक करके आपके साथ देखता हूँ अगर ये मुझे मिल नहीं रहे वो डेटा, मैं चेक करता हूँ ज़रा। हुँ। ठीक है, ये मुझे मिल गए हैं, चलें। लेकिन फिर वही बात है कि जो आप फ़िज़िकल बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चलें, ऑनलाइन वाले। ये देखें, जब ये सक्सेस पॉइंट को हम एक्सेस करेंगे ना, एपी को, तो ये कुछ हम लोगों ने वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट्स की थी, उनके कॉन्फ़िगरेशंस और वो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए थे आप लोगों के लिए ही, या फिर फ्यूचर में हमें अगर किसी और को हैंडओवर करना पड़े प्रोजेक्ट, तो उसके लिए क्या इसका तरीका होगा। अब ये देखें, ये सबसे पहले इसकी फ्रंट शीट आती है जीयूआई इंटरफ़ेस की, ठीक है? ये मेन इसकी शीट होती है। इसके ऊपर सभी को नज़र आ रहा है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर। ये देखिए 2.4 रेडियो फ्रीक्वेंसी 802.11 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और इसके अलावा 802.11 5 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, आगे ए बी इसका मेंशन नहीं है यहाँ पर, और दोनों ही जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट साइफर टेक्स्ट में थे, और उसके अलावा एईएस। अब ये देखें, ये यहाँ पर जो एन्क्रिप्शन इनेबल हुई थी, वो एईएस सीसीएमपी थी, प्रॉपर वहाँ पर मेंशन था, लेकिन यहाँ पर सीसीएम शो हो रहा है। तो एईएस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एईएस को कौन-सी एन्क्रिप्शन की टाइप है, याद है किसी को? 2 तरह की एन्क्रिप्शंस हमने पढ़ी थी ना, एक डीईएस और एक एईएस। ठीक है? डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड और एक एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जो डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है ना, वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो एक्सेस पॉइंट्स के अंदर या वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर भी जब डाटा की ट्रांसमिशन की जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर एईएस की एन्क्रिप्शन यूज़ की जाती है। ठीक है? ये याद रखिएगा। हाँ, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो वो स्काइप कॉल जॉइन कर लें। आपको अपने आपके मोबाइल से, चूँकि इंटरनेट तो है, आपको नज़र आ जाएगी स्क्रीन। आपको नज़र आ रही है? मैं समझा आप यही देख रहे हैं। कनेक्ट आप कनेक्टेड थे ना? अच्छा नहीं, ये और हैं, ठीक। आप कॉल जॉइन कर लें, कॉल के और आपको नज़र आ जाएगी। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग तो आप सभी सुनते हैं। ये देखें, सबसे पहले एडमिन एक्सेस होती है, फिर उसका एन्क्रिप्शन मैनेजर, एसएसआईडी मैनेजर होता है, जहाँ पर हम यूज़र नेम, पासवर्ड्स वगैरह उनकी आईपीज़ मैनेज कर रहे होते हैं। फिर डॉट 11, ये जो ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए डॉट 11 यू का जो मैनेजर है, जिसके ज़रिए हम इसकी कनेक्टिविटी इनेबल करते हैं। ठीक है? फिर सर्वर मैनेजर, अगर इसमें अगर आपने कोई, जैसे मैंने बताया था, वायरलेस लैन कंट्रोलर लगाना है कि जिसके ज़रिए इन आईपीज़ को मैनेज करना है, तो उसके लिए सर्वर मैनेजर, लेकिन ट्रेडिशनल के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एपी ऑथेंटिकेशन, एपी ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि ये याद रखें कि हम
जब यहाँ पर लेट्स से 3 किलोमीटर का ये एरिया था ना, तो इस इतने बड़े एरिया के अंदर हम ये नहीं था कि हर एक एपी के पास चल के जाते थे, ऐसा नहीं था। हम एक ऑफिस में बैठ के सेंट्रलाइज पोजीशन के अंदर हम इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके, हमारे साथ केबलिंग की टीम थी साथ, जो लोग वहाँ पर केबल्स बिछा रहे थे और उसके साथ ब्रैकेट्स लगा के इन एपीज को माउंट कर रहे थे ये, और उसके बाद ये उनको ऑन कर देते थे। जब हम कॉन्फ़िगरेशंस करके इनको देते थे, ये ऑन करके वहाँ पर कनेक्ट करते थे, सेम नेटवर्क में ये आ जाते थे ये एक्सेस पॉइंट सारे, तो ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे बैठ के आप एक एपी से दूसरे एपी में मूव कर सकते हैं। हमने इनमें जो आईपी स्कीम रखी थी वो यहाँ पर मेंशन्ड होगी। ये 10-10-01 से लेकर आगे 10-10-0 जो है ना, हम लोगों ने 45 एपीज की ये हम लोगों ने स्कीम रखी थी। तो एक आईपी जिसका लगाते जाओ यहाँ पे ब्राउजर में, सेम नेटवर्क में तो होंगे ही हम ऑलरेडी, वो उनका कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन होता जाएगा एपी एक्सेस। तो यहाँ पर ये एपी ऑथेंटिकेशन ये है कि इनके दरमियान में, एक्सेस पॉइंट्स के दरमियान में कनेक्टिविटी, और ये रिमोटली एक से दूसरे पे मूव करने के लिए, अगर आप को खतरा है कि यहाँ पर कोई अटैकर भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर दरमियान में यहाँ पर एक अलग से ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लग सकता है। उसके बाद इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसके अंदर, ये एक्सेस पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना, वैसे ये इंट्रूजन डिटेक्शन का काम फायरवॉल्स करती हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन के मतलब तो समझते हैं ना, इंट्रूजन से मतलब का मतलब होता है मुदाखलत, ठीक है, और मुदाखलत कौन सी वाली, अनअथोराइज्ड, ठीक है, और किसी गलत मकसद के लिए, लीगल बंदा उस डिवाइस को एक्सेस ना कर रहा हो, लीगल पर्पज के लिए ना एक्सेस कर रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक्सेस ना हो, वो उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। अब इंट्रूजन डिटेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक सिग्नेचर बेस्ड और एक एनॉमली बेस्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चलें ये नई बात आपको सीखने को मिलेगी। इंट्रूजन की जब भी बात करते हैं ना, इंट्रूजन एक सिग्नेचर बेस्ड होती है और एक एनॉमली बेस्ड होती है। जब सिग्नेचर्स की बात करते हैं ना, तो आम सिग्नेचर्स का मतलब ये होता है कि ये आपका जो डाटा बेस बना होता है, जो जैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, इसमें पहले से मेंशन्ड होता है कि ये इन इन किस्म के अटैक्स अगर आपके ऊपर आएंगे, आपकी डिवाइसेस के ऊपर आएंगे, तो फिर आप इनको किस तरह से काउंटर कर सकते हो। इन केस में आप डिवाइसेस डाउन कर लो वगैरह वगैरह, वो जैसे हमने डाटाबेस बनाया भी था, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की थी, बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया था, तो दैट वाज एक्चुअली सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन ही थी ना बेसिकली, अनऑथराइज्ड बंदा जब आके कनेक्ट हो रहा था। तो दूसरा एनॉमली होता है, एनॉमली से मुराद ये होता है कि नया नया नई तरह का कोई अटैक जो रन टाइम पे आए। वायरसेस नए नए आते हैं ना, उसके बाद एंटीवायरसेस बनते हैं। तो ये लेट्स सपोज डीडॉस अटैक हो गया, जो उसकी सबसे गंदा अटैक है, जिसको किसी भी तरह से जो है ना आप काउंटर पूरी तरह नहीं कर सकते, इसका हमेशा कहीं ना कहीं जो है ना कोई फ्लॉ रह जाता है। तो इस तरह के अटैक्स जो होते हैं एनॉमली बेस्ड अटैक, एनॉमली से मुराद ये होता है कि अननोन अटैक, जिसका आपके डेटाबेस सिग्नेचर में कोई तल्ले जिक्र ही नहीं होया हुआ, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। उसके लिए फिर जो है ना आजकल की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसके लिए आपके डाटा सेट्स, ये डेटाबेस कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको या तो एक कंटिन्यूस एक बंदा बैठाना पड़ेगा इस इन डिवाइसेस के ऊपर मैनेजमेंट के लिए, जिसको अच्छा लेवल 3 तक का नॉलेज होगा, या फिर उसके लिए आपको मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग मशीन लर्निंग। उसमें ये होता है कि डाटा सेट बनाकर उसको ट्रेन कर दिया जाता है कि ये काम, इनके अलावा किसी भी और तरह का कोई काम अगर आपको नजर आए, कोई भी और तरह की आपके पास हराकात और सकनात नजर आए आपको इस नेटवर्क के अंदर, तो आप फौरन जो है ना इसको एनॉमली बनाकर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक लॉग जनरेट कर दें, एक मैसेज जनरेट कर दें। उसके बाद वो जिस भी नेटवर्क, जिस भी आईपी के जरिए वो स्पेसिफिक अटैक आया होगा, उसको वो चेक कर लेगा। समझ गए? तो ये दो तरह के इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। चलें ये आपको सामने नजर भी आ जाएगा। ठीक है, ये बातें कर रहा था सारा 802.11n, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और ये 5 गीगाहर्ट्ज। और आगे सर्वर बेस्ड ऑथेंटिकेशन जब आप कंट्रोलर लगाओगे उसके बाद जरूरत होगी। अब ये एडमिन एक्सेस, इंक्रिप्शन मैनेजर, आईपी एपी ऑथेंटिकेशन, ये इंट्रूजन डिटेक्शन है जिसके वाले से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब इनकी आगे मजीद देखें तो ये इस तरह से एक एक इंडिविजुअल पेज मैनेज किया जाता है। ये उसका नेटवर्क नेम एसएसआईडी रख दी, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने ऑटो सेलेक्ट करनी होती है, चूंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज मैच तब करवाई जाती हैं जब एपी और स्टेशन हमने बनाना हो, जब हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो। ठीक है,
वहाँ पे चले जाएं, आप देख लें सामने, आप लोग आप भी वहाँ पे चले जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसी को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो पहले ही आपके जहन में एक स्ट्रक्चर ताकि बन जाए। अब ये वाईफाई का पासवर्ड था, ठीक है, और ये स्पेसिफिक उनका नेटवर्क, पब्लिक आईपी एड्रेस का, और उसके अलावा गेटवे क्या था, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या था, ये तमाम तर चीज़ें। ये सिक्योरिटी की बात हो रही है, एईएस इंक्रिप्शन, एईएस सीसीएम की, ठीक है, जो कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है जब भी डेटा ट्रांसमिट करना है। ये प्राइवेट आईपी का रेंज थी, ये सारी, ठीक है। और ये डिफरेंट मैक्स उनके पास जो है ना वो स्टोर थे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये इस तरह से फाइनल चेकिंग होती है। ये जब ग्रीन है इसका मतलब ये है कि इसकी पोर्ट अप है, 2.4 पे भी कनेक्टिव है और 6.5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी कनेक्टिव है, ठीक है। ये इंक्रिप्शन मैनेजर है, ये सारे इनके पेजेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है ना, ये है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। एक जिसकी हम लोगों ने बात की थी P2P की कनेक्टिविटी, उसके हवाले से उसकी चूंकि फिजिकल डिवाइस तो नहीं है, ये हम पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस इस तरह से इनको कनेक्ट करते हैं और इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच की जाती हैं। तो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट पिक्चर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट। और ये इसके अंदर भी एसएसएच सर्वर, वेब सर्वर, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक इनफ है टुडे। आज कनेक्ट लाइट का भी इशू है, तो आप लोग भी थके होंगे अभी पसीने में, ठीक है। हम तो नहीं थकते क्योंकि हमारा काम ही यही है, लेकिन आप लोग ज़ाहिर है लाडले लोग हैं, ठीक है, तो कहीं पे इसलिए ठीक है। आज आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ समझ आ गई। एक्सेस करना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बस, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऑनलाइन लोग भी हैं, ये हमारी जो टोपोलॉजी, ये एपी है, ठीक है। ये एक्सेस पॉइंट है जिसकी पावर आपको अभी नज़र आ रही है एम्बर ग्रीन कलर की, ठीक है। अब इसकी एक पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है स्विच के साथ। स्विच कौन सा है? पीओई। अब देखें इसमें कोई हमने पावर अडाप्टर आया हुआ, जैसे वो सामने आपके पास मोडेम है उसको पावर अडाप्टर लगा हुआ है, क्योंकि वो पीओई नहीं है, ठीक है। अब इसको उसके साथ वो पीओई स्विच के साथ एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। इसको सबसे पहले हमने जब एक्सेस करना है तो चूंकि हमने इसका आईपी स्कीम वगैरह और ये चीज़ें देखनी है, हमने इसकी कंसोल एक्सेस लेनी है। अब आज कंसोल एक्सेस तक की बात करते हैं, ठीक है। हम कंसोल एक्सेस लेके सीएलआई में सारी कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं जो अभी हमने बताई है, लेकिन जीयूआई चाहे इसमें करवाया चाहे या फिर इसके, चूंकि सामने सब कुछ नज़र नहीं आता तो हमने किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करवाया, लेकिन जीयूआई की भी मैं बताऊंगा इसी वायरलेस के अंदर, चूंकि वायरलेस की कनेक्टिविटी, वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर जीयूआई बेस्ड होती हैं। कंसोल हमने उसकी कंसोल पोर्ट में लगा थी, मैंने पोर्ट्स प्रीवियस क्लास में आपको दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम की यूएसबी पोर्ट में लगा दी कंसोल, ठीक है। अब हम जाएंगे पुट्टी में, ठीक है। पुट्टी में जाने के बाद हम लोग अभी कौन सी एक्सेस कर रहे हैं? सीरियल एक्सेस कर रहे हैं ना, उसके लिए कॉम पोर्ट देखनी पड़ेगी हमें। कॉम पोर्ट के लिए डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम लोग ये देखें यूएसबी सीरियल पोर्ट है, कॉम कितनी कॉम्बिनेशन 4 है। अब हम इस कॉम्बिनेशन 4 को ओपन कर लेंगे, कॉम 4। ये देखिए इस एपी की हमें एक्सेस मिल गई, ठीक है। ये आपके सामने जो पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कौन से वेंडर का है? सिस्को का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में चले मैं इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा करने के लिए नेक्स्ट क्लास में एक एक्सेस पॉइंट या कोई एक डिवाइस जो जीयूआई बेस्ड हो किसी और वेंडर की मैं यूज़ करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कॉम जीयूआई में जब आप सीएलआई समझ जाएंगे कितना ईजी होगा। तो अभी इसलिए बताने का मकसद ये है कि चूँकि ये सिस्को का है तो इसकी इनिशियल कमांड्स वही होंगी सारी, ठीक है। इसको एक्सेस किया ये एपी, इसमें हम पहली कमांड क्या हमने पढ़ी थी? इनेबल, वही कमांड है इनेबल। अब इनेबल के बाद कह रहे हैं पासवर्ड लगाएं, ठीक है। तो इनका पासवर्ड जो था, हाँ,
ये जो सिस्को के एपीज होते हैं ना, इनका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड सिस्को ही होता है, कैपिटल सी के साथ। आई थिंक सो सिस्को होता है या सिस्को 1 2 होता है, हाँ सिस्को था, ठीक है। इनका पासवर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट सिस्को होता है। आप कहाँ चले गए थे, इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। हम भी तो बैठे हैं। शो आईपी इंटरफेस लीव करें अगर, तो ये जो इंटरफेस में आपको बता रहा था, इंटरफेस BVI1, ये इंटरफेस होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये इंटरफेस होता है इन एक्सेस पॉइंट का, जो जिसके साथ ये इथरनेट की कनेक्टिविटी हुई हुई है। इसको फिर हम लोगों ने अपने सैम नेटवर्क के ऊपर लाना होता है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, सिंपल, हमने उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आ गए, सैम वही कमांड्स है जो ट्रेडिशनल कमांड्स हम, मैंने बताया ना, सिस्को की फायरवॉल, सिस्को का राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट्स, सिस्को मिराकी की SDN की डिवाइसेस, वी पावर, वी एच, वी बॉन्ड, ठीक है, वी मैनेज, किसी के ऊपर भी जाएं, ट्रेडिशनल कमांड सेम होंगी। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप ये ना समझे कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनके ऊपर मेहनत की बहुत ज़रूरत है, ये कमांड्स की रेगुलर प्रैक्टिस की, ताकि आप बाद में जब स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो तो आपको पता हो कि कर क्या रहे हैं, ब्लाइंड ना हो आप लोग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमने जो हम जो करते हैं ना रियल, जैसे मैंने बताया ये 40-45 डिवाइस कॉन्फ़िगर की, तो CLI में जाने का मकसद हम लोग मैन ये करते हैं कि हम जस्ट इसकी IP को अपने नेटवर्क के ऊपर लेके आओ, क्योंकि जब सैम नेटवर्क में आएगा तो तभी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सैम नेटवर्क में होना ज़रूरी होता है। तो सैम नेटवर्क में लाने के लिए जो हमारा गेटवे का IP होता है, और वो नेटवर्क अभी तो हम चेक करेंगे इसको GUI की एक्सेस के लिए, लेट्स सपोज इसका IP चेंज करना है, तो उसके लिए इस इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, BVI को, इंटरफेस BVI1, ठीक है। इसको नो शट डाउन तो ये ऑलरेडी है ही है, क्योंकि इसी वजह से ये आप भी है, ठीक है, और कनेक्टेड भी है। IP एड्रेस इसको असाइन कर लेंगे 192 लेट्स सपोज 168.10.1, और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो भी नेटवर्क होगा, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, .0, ये उसका हो गया IP एड्रेस। उसके बाद आप इसके ऊपर इनेबल सीक्रेट लगाना चाहो, इसकी इनके एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस, लाइन VTY कंसोल क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सिंपल स्टैंडर्ड लगाना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। ACL की पॉलिसीज लगाना चाहते हो, यूजर्स को जैसे वहाँ पर मैक एड्रेसेस बेस ब्लॉक करना है, यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हो, हर चीज़ आप यहाँ पर इसमें कर सकते हो। आप ये देखें, .11 चूँकि मेन प्रोटोकॉल है, तो इसके जो है ना .11 के ऊपर मेन काम होता है, देखें .1 है, वो .11, और आगे .11 के अंदर AAA सर्वर अथेंटिकेशन अथोराइजेशन के लिए बैंड सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से बैंड, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने इसको रन करना है, 2.4 के ऊपर या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है। VLANs की मैनेजमेंट अगर आप लोगों ने करनी है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो CLI बेस्ड यानी आपको यहाँ पर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और जब आपने कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है ना, तो ज़्यादातर CLI बेस से, हम जब GUI में करते हैं ना कोई भी कमांड्स, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, CLI इसको ऑटोमेटिकली ओपन कर लेता है। तो नेक्स्ट क्लास में CLI GUI में पैरेलल में ओपन करूँगा, तो आप देखेंगे कि जब GUI में हम कोई भी कमांड पुट करते हैं, CLI उसको ऑटोमेटिकली कैरी कर लेता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट होती है। चूँकि बैक एंड पे iOS तो सेम है ना, फ्लैश तो सेम है, डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म मीडियम तो सेम है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सेस करना, इसकी कनेक्टिविटी टोपोलॉजी बनाना कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये आपने देख लिया। यहाँ तक इसको अच्छी तरह से देखें, जो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से मैंने स्टेप्स बताए हैं वो भी आप देखें, फिर हम यहाँ से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या बात करनी है। ये एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कनेक्टिविटी, क्या इस हद तक आपके पास फॉर इंटरव्यू नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस आज एंड करते हैं, चूँकि कनेक्टिविटी का भी इशू है, तो सीनियर क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।